शुरू करें भाई। जय श्री कृष्ण। क्वेश्चन पूछू कुछ तो ये अपने अपनी क्लास में आप कौन हो? अरे तुम बीकॉम, हाँ तू तो बीकॉम वाली है। यस 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 ओके। वही तो मैं सोचूं लड़की भाव क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि तू 12th में नहीं है। ओके चलो, तो हम सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में बात कर रहे थे और अपन ने बात किया था। अब ध्यान से सुनना थोड़ी सी देर, एक रिकैप दे रहा हूँ, फिर मैं आपसे पूछने वाला हूँ और आज सिर्फ पूछना है। तो सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की हम बात कर रहे थे। सोर्सेज मतलब होता है हिंदी में स्रोत बोलते हैं। स्रोत मतलब इनफ्लोज एक कंपनी को कहां कहां से होता है। फाइनेंस मतलब आपको पता है पैसा, और कॉर्पोरेट की बात करें तो कंपनी। तो कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है तो पैसा कहां कहां से आ सकता है, क्या क्या सोर्स होता है। तो हमने मोटे तौर पर इन्हें विभाजित किया था, डिवाइड किया था दो पार्ट्स में। या तो पैसा अपना होता है या फिर कर्ज होता है। अपने पैसे को अपन ओन्ड कैपिटल बोलते हैं या ओनर्स कैपिटल बोलते हैं या कैपिटल भी बोल देते हैं, और कर्ज लेते हैं तो उन्हें लोन फंड्स कहा जाता है, किसी और नाम से पुकारा जाए, होता वो कर्ज लिए। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस, दूसरा बड़ा बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि कैपिटल इन जनरल लौटानी नहीं पड़ती अगर वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, लेकिन कर्ज तो आपको चुकाना पड़ेगा, राइट। अब वो चाहे पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हो, हमने बात किया था पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है कंपनी, पैसे की जरूरत होती है, और ये मैक्सिमम 3 साल का होता है। तो जाहिर सी बात है 3 साल बाद आपको लौटाना। चाहे वो बैंक से कर्ज लिया गया हो तो बैंक बिना तय किए कि कितने साल का कर्ज है वो नहीं देता, यानी कि वो भी लौटाना होता है। और डिबेंचर्स पब्लिक से कर्ज लिया जाता है, तो पब्लिक से जब कर्ज लिया जाता है तो उसमें भी एक तय मेच्योरिटी डेट होती है कि कितनी तारीख को या कितने साल बाद हमें वो पैसा लौटाना है। उसके लिए हमें गुल्लक बनाते हैं, उसे डीआरआर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, रीपेमेंट। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एक रिजर्व बना के रखा जाता है। अब ये प्रैक्टिकली सोचो ना, अपन ऐसा एक पुरानी स्टेटमेंट चली आ रही है अपने इंडिया में कि बेटी जो होती है वो एक दायित्व होती है। घर में बेटी पैदा होती है तो माँ बाप क्या करते हैं, पैसा जमा करना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि शादी के वक्त हमें पैसों की जरूरत महसूस होगी, या एफडी करा के कुछ तो इंतजाम करना चालू करते हैं। ठीक वैसे ही डिबेंचर्स भी बेटी की तरह है, जो एक दायित्व है। आज से 10 साल बाद अगर हमें आज बताए कि 10 साल बाद 10 करोड़ की रीपेमेंट करनी है, और 10 साल बाद हम 10 करोड़ रुपए इकट्ठे लाएंगे कहां से, क्योंकि व्यापार में कभी पैसा होता नहीं, वो बिजनेस में ही फंसा रहता है। तो उस समय 10 करोड़ कैसे लाएंगे? तो क्यों ना आज से हम 1 करोड़ रुपए हर साल गुल्लक में डालते रहे। जैसे ही 10 साल पूरे हो गए हमारे हाथ में 10 करोड़ आएंगे, 10 करोड़ उठाकर हम पे कर देंगे। सोचो अगर हम ऐसा ना करें तो क्या होगा। हमें अपने एसेट्स बेचनी पड़ेगी, क्योंकि एक साथ से 10 करोड़, अगर हम उनको पेमेंट नहीं करेंगे तो वो हमसे सू करेंगे, और फिर क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी को बंद होने से बचाने के लिए हमें इंतजाम रखना पड़ेगा, उसे डीआरआर कहते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्या ये टर्म क्लियर है आपको? ओके। फिर हम आए थे भाई साहब कैपिटल साइड पर। कैपिटल साइड में हमने बात किया था, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इक्विटी के बारे में बात कम करके हमने प्रेफरेंस के बारे में ज्यादा बात की, और ये कहा कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये 8 तरह के होते हैं। और वो फिर हमने यहां पर बात किया, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो अब आप अपनी नोटबुक जो है इसे उल्टा कर दीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन आज पूछे जाने हैं आपसे। तो या उसमें पेन रख के बंद कर दो, जैसा आपको पसंद हो। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सवाल किससे किया जाए। आप खड़ा, कौन जवाब देने वाला है? यस। प्रेफरेंस शेयर्स कितने तरह के होते हैं?
कितना आसान क्वेश्चन। अरे प्रेफरेंशियल्स कितने तरह के होते हैं? हाँ 8 होते हैं और ये आपको मिलता है आशुतोष। वेरी गुड, सही जवाब। वो 8 कौन कौन से होते हैं खुशी? लड़के हमेशा सही जवाब देते हैं, देखते लड़कियां। यस, उसने कितना कठिन क्वेश्चन का आंसर किया? तुम कैसा कैसा? कन्वर्टिंग, नॉन कन्वर्टिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, दो और पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग और और भूल गई, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यस, रीडमेबल, नॉन रीडमेबल और ठीक बोल रही हो? हाँ हाँ, क्यूमेबल, नॉन क्यूमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही जवाब है। हाँ हाँ, उसने नहीं बोला, लेकिन तय ये हुआ था कि जो भी सही जवाब देगा हम आशुतोष को। ओके, आप बताओ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल्स क्या होता है? वंश, what are participating and what are non participating प्रेफरेंशियल्स? वही तो इसलिए मैंने पूछा, बढ़िया ही स्प्राइट पिलाई। हाँ कैपिटल में या प्रॉफिट्स में? प्रॉफिट्स में। देखो लड़के कितने ध्यान से सुनते हैं क्लास, और इनका जवाब बिल्कुल सही है, इनका जवाब बिल्कुल सही है। आशुतोष आज तो तुम्हारी चांदी हो गई। चलो अब जो सही जवाब देगा उसको चॉकलेट मिलेगी। तो सवाल है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल। देखो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल जो प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अपन ने सलमान और आमिर खान का एग्जांपल लिया था और उसमें हमने बात किया था कि सलमान और आमिर खान अपना फिक्स अमाउंट तो लेते हैं, लेकिन सलमान सिर्फ फिक्स लेता है और आमिर खान फिक्स लेने के बाद भी प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करता है, जिसे पार्टिसिपेटिंग कहता है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग जो फिक्स है वो लो और अपने घर जाकर बैठो, दैट्स इट। शायद ये चर्चा हुई थी पर अपने घर जाके सोचा नहीं। ओके आशुतोष, तुमसे भी एक सवाल, और तुमने अगर सही जवाब दिया तो ये मिलेगा वंश। आशुतोष मेरा सवाल ये है कि मुझे बहुत कठिन पूछना पड़ेगा, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। बाप रे, देखा, हम पढ़ रहे हैं एसपी, लेकिन ये बहुत ईमानदार है, कहना एसपी चाहते थे, ये आपने फन के लिए कहा। ओके ठीक है, चलो ओके, बहुत अच्छा था ये। हाँ अच्छा, इसके लिए इन्होंने गलत जवाब, नहीं ठीक है। तो अब हम आते हैं आगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स क्या होते हैं वंश? ना डिविडेंड, डिविडेंड सबको मिलता है, वेरी गुड। हाँ तो सभी को मिलता है, सभी को मिलता है, 8 को मिलता है, तो क्यूमुलेटिव में क्या फर्क?
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस क्या होता है आशु? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, वेरी गुड। कंपनी में देखो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को क्या मिलता है? प्रॉफिट का हिस्सा, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। और ये डिविडेंड प्रॉफिट की स्थिति में मिलता है। अगर लॉस हुआ तो डिविडेंड इस साल नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, वो अगले साल जुड़कर मिलेगा। अगले साल क्यूमुलेट होने की शर्त होती है, उसे हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। आखिरी सवाल आपसे, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? अगर आपने सही जवाब दिया तो आशुतोष को फिर एक बार, चलो आपने सही जवाब दिया तो खुशी को मिलेगा। आपको खुशी की खुशी के लिए खुश होकर आंसर देना चाहिए, तो आप दीजिए। नहीं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स बहुत बढ़िया, रिवर्स बोल दिया आपने। जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जब हम इश्यू करते हैं, इस शर्त पे करते हैं कि कुछ समय बाद हम उनसे प्रेफरेंस वापस लेंगे और उन्हें इक्विटी दे देंगे, तो इसे क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें इश्यू करते समय कन्वर्जन की शर्त विद्यमान होती है। इससे ये समझ में आता है कि आपने कल सुना लेकिन देखा नहीं घर जाकर। कितने लोग ने घर जाके देखा? अभी क्यों देखे यार, अभी तो पूरा साल पड़ा है, बट कोशिश करो, यही देखने का समय है। जितना थोड़ा अब आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर घर जाके देखते तो शायद 20 मिनट आपको लगते, उतना ही बस देना है आपको। नहीं तो चीजें आगे बढ़ती चली जाएगी और फिर हमें लगा था कुछ तो बताया था यार। यस, तो आपको एक बार घर पे जाके देखना होता है। चलो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी करेंगे। इक्विटी शेयर्स वर्सेस प्रेफरेंस, आप नोटबुक में लिख सकते हैं साथ साथ। कुछ नहीं हो, कुछ तो मैंने इसकी इज्जत करता हूँ हर बार, कभी आज तक नहीं की। क्या किया? अच्छा हाँ, अब तो देख बेटा, अब तो देख, अब बताते हैं तेरे को, अभी तो रुक। प्रैंक वर्सेस प्रैंक होगा। चलो शुरू करें। सबसे पहली चीज, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, ये साइड में इक्विटी शेयर्स है, ये साइड में प्रेफरेंस शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है। ये डिपेंड करता है प्रॉफिट, जबकि यहां पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रेट से। वोटिंग राइट्स, यहां होते हैं। नहीं होता।
एक सेकंड, मैंने बड़ा बड़ा किया ना वोटिंग राइट्स क्रॉस ना हटो। अच्छा फिक्स रेट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट्स। तुम खुशी से पूछ लेती। ये टाइप्स में लिखा है नॉर्मल वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये वीआर का मतलब वोटिंग राइट्स है यहाँ, ठीक है। और वो साइड में टाइप्स में 8 है और वो 8 मैं आपको लिखवा चुका हूँ, आपको फिर से यहाँ पर एक बार लिखना है, ठीक है। मैं आपको समय दे रहा हूँ और जो बच्चे इसको मैं ऐसे आता हूँ, यहाँ जाता हूँ और फिर उसको ये ऊपर का लिख चुके हैं आप, ये हो गया। चलो अब इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। वाइटनर है क्या? वाइटनर की क्या जरूरत पड़ती है? हाँ तो तुम वाइटनर लाती हो कि अंग्रेज लेके आती है गिलास में? अंग्रेज वाइटनर को क्या बोलते हैं? अंग्रेज। वाइट मतलब गोरा, नर मतलब नारी का अपोजिट नर,
तो व्हाइटनर मतलब क्या हो गया? अंग्रेज, गोरा। तो छोरी लाई गोरा। अरे मैं, तुम व्हाइटनर नहीं लाई हो? हाँ, तुम्हारा है ये गोरा, तुम्हारा है। चलो, अच्छा देखो, इक्विटी शेयर्स वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स, अब थोड़ी देर के लिए एकदम ध्यान से देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन, और एक होता है शेयर्स वर्सेस डिवेंचर्स, और एक होता है ऑन फंड्स वर्सेस लोन फंड्स। ये तीन में से कोई एक डिस्टिंग्विश आपको एग्जाम में छप चुका समझो, 12th बोर्ड एग्जाम, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन, राइट? एक हम अभी तैयार कर रहे हैं, बाकी दो कल करेंगे। नहीं, हम तीनों आज एक ब्रेक ले लेंगे और बाकी के ब्रेक। इक्विटी शेयर्स वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड, आपने जब भी इक्विटी शेयर्स की एंट्री की होगी तो क्या लिखा होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट? लेकिन जब भी प्रेफरेंस शेयर्स का नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। रेट इसके साथ में लिखी होती है, इससे क्या पता चलता है कि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। पिताजी से पैसा लिया तो जितना प्रॉफिट उनका नहीं हुआ तो नहीं, और कम हुआ तो कम, यानी कि उनका डिविडेंड, यानी कि उनका शेयर इन प्रॉफिट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी खुशी कभी गम, ओके। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? 8%, लॉस हो प्रॉफिट हो, आपका 8% तय है। अगर लॉस हुआ तो मिलेगा नहीं, लेकिन हिसाब रखा जाएगा। तो इक्विटी शेयर ज्यादा रिस्की हुआ या प्रेफरेंस शेयर? इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में तो आपको फिक्स रिटर्न मिलने वाला है। बात बराबर है? अच्छा, कंपनी अपने जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कभी पैसे नहीं लौटाती है, यानी कि रिडेम्पशन नहीं होता, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स का होता है। तो इसलिए इक्विटी शेयर्स को रिस्की कैपिटल बोलते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स को क्या बोलते हैं? सेफ कैपिटल बोलते हैं। देख लेते हैं। पहला पॉइंट इज ओके, रेट ऑफ डिविडेंड यहां फ्लक्चुएटिंग होती है, डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट जितने होंगे उस अकॉर्डिंगली। आपका बिल्कुल ध्यान से सुन ले यार, क्योंकि बस ये एक बार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो, समझ लोगे तो चीजें याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, राइट? ओके। और इसके चक्कर में मत रहना, ये ना बहुत बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है ये, एकदम चीजें घर जाके याद कर लेती है, यहाँ पे ऐसे बुद्धू बनाती है, बट अच्छा पढ़ती है इसलिए ठीक है। और मुझे अभी तक वो स्प्राइट का टेस्ट याद है, तो ठीक है। वोटिंग राइट्स, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है वो चाचा के पास तो कभी नहीं रहेगी, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर्स हमेशा जिसके पास होंगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होंगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होती। वोटिंग राइट्स मतलब किसी भी तरह का डिसीजन लेना, और ये आप लोग शायद 11th में पढ़ चुके हो। ओह, मुझे बड़ा कर देना चाहिए इसे। आप लोग 11th में पढ़ चुके हो कि यार जब डिसीजन लिए जाते हैं तो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। तो जितना भी मीटिंग्स के बारे में, मीटिंग्स का एक टॉपिक था, चैप्टर 5-6 था शायद, कुछ याद है? कंपनी मीटिंग। तो उसमें जितना आपने मीटिंग पढ़ा, कोरम पढ़ा होगा, नोटिस भेजते हैं, एजीएम होती है, एजीएम होती है, जो भी पढ़ा वो सब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए था। क्यों? क्योंकि वोटिंग राइट सिर्फ उन्हें होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होता है। हाँ, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 8% से घटाकर 6% कंपनी करना चाहती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाएंगे कि यार बोलो तुम लोग 6 कर दे क्या, तब तो उन्हीं की रजामंदी ली जाएगी। यानी कि जब तक मैटर उनसे संबंधित ना हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं बुलाई जाती है। अन्य शब्दों में कहें कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए वोटिंग राइट्स की पावर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होते, जबकि इक्विटी के पास होती है। हमने दो बातें की। पहली बात की कि इनका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है, उनका फिक्स होता है। दूसरा, इनमें वोटिंग राइट्स होते हैं और इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है। तीसरी बात, इनका रिडेम्पशन नहीं होता, जो कि मैंने कहा आपसे,
कि कंपनी अपने जीवन काल में इनको पैसे नहीं देती, जबकि उनका एक फिक्स टर्म होता है रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जब अपन ने टाइप्स पढ़े थे तब मैंने ये भी कहा था कि इनरिडीमेबल नाम है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बंदा पैसे देके भूल जाए कि आपकी इच्छा हो तो दे देना, ऐसा नहीं होता। जब इश्यू किया जाता है तब उसकी मेच्योरिटी डेट तय कर दी जाती है कि 10 साल बाद आपको पैसा वापस मिलेगा या 15, राइट। नेचर, ये इसकी कैपिटल होती है, वो सेफ कैपिटल होती है। पांचवी बात, फेस वैल्यू इसका 1 रुपया 10 रुपया हो सकता है। कितना हो सकता है? 1 रुपया 10 रुपया। अभी जैसे रिलायंस का शेयर मान लो 3000 रुपए का, तो उसका फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया, और 2990 रुपए उसका प्रीमियम है। वो मार्केट वैल्यू है। अरे हाँ, देखो प्रीमियम समझते हो ना भाई। एक होती है फेस वैल्यू, 10 रुपए का शेयर अगर अपन 12 रुपए में इश्यू कर रहे हैं तो 2 रुपए क्या हो गई? प्रीमियम। तो फेस वैल्यू से ज्यादा जो भी अपन लेते हैं उसको क्या नाम देते हैं? प्रीमियम देते हैं। शेयर प्रीमियम बोलते हैं कुछ लोग उसे सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। और ये पैसा अलग से खाते में जमा होता है जिसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं। क्या इस बारे में आपको पता है? आप बहुत अच्छे हो। प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू जनरली 100 रुपए से चालू होता है, तो ये कुछ ऐसी खास बात नहीं है, सिर्फ बताने वाली थी कि ऐसा होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करें तो कैपिटल एप्रिसिएशन इक्विटी शेयर्स में होता है, जबकि प्रेफरेंस में नहीं होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, कोशिश करना समझने की, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। मान लो आपकी कंपनी ने 10 करोड़ रुपए कमाए, उसमें से हम मान लेते हैं कि टैक्स वैक्स सारे एक्सपेंसेस एक साथ लेस कर देते हैं। ये सब लेस किए आपने 3 करोड़, और आपके पास बचा है प्रॉफिट 7 करोड़। इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड हमने निकाल दिया 2 करोड़, मान लो 2 करोड़ रुपए। 20 करोड़ की हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू कर रखी थी, और उस पर जो है मुझे नहीं बात करनी है भाई। चलो एक सेकंड, नहीं मैं नहीं लेता। चलो हाँ भाई, आप मतलब मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना, आप भी सोचोगे यार कि इतनी तनख्वाह मिलने के बाद भी अगर लोग सिर्फ उन लोगों को तंग कर रहे हैं जो बेचारे बहुत आसान है। इतना मतलब एक किस्त 5,000 की किस्त छूट जाए ना, किसान की उठा के ट्रैक्टर उठा लाता है। और वो खड़ा था जब फिजिकल किया तो वेरिफिकेशन किया, आपने बोला ये किसका है? बोलते कि साहब ऐसे ऐसे। तो फिर हमने इतने सारे खाते निकाल दिए जो वहां के बड़े उनके थे कि इन सबका भी तो बाकी है, इनका कुछ होगा। वो उठा के रिपोर्ट करते, वो कह रहे हैं 5 CR। ये 5 करोड़ रुपए किसके लिए बचा? अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका दे दिया, तो अब सारा पैसा बचा किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। यस, अगर मान लो 20 करोड़ रुपए की इक्विटी भी थी, तो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का वैल्यूएशन कितना हो गया? 20 करोड़, और ये 5 करोड़ इनका, ये तो क्या इनका कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हो गया? अब ये 5 करोड़ के प्रॉफिट के 2 रास्ते हैं, या तो इनका कैपिटल शेयर वैल्यू बढ़ा दिया जाए, या तो इनका शेयर वैल्यू बढ़ा दिया जाए, या फिर क्या किया जाए, इनको पैसे दे दो। तो आप क्या करोगे? वैल्यू बढ़ा दो, पैसे कंपनी में रखो, काम में लो। यस, इनके पास 100 शेयर्स हैं, ध्यान से सुनना। ये कहती है कि भैया हमको 20 रुपए प्रति शेयर्स के हिसाब से डिविडेंड मिलना चाहिए, यानी कि इनको कितना डिविडेंड की डिमांड कर रही है? 2,000 रुपए का, राइट। इनसे कहा आपके शेयर की वैल्यू 100 रुपए से बढ़ाकर हम क्या कर देते हैं? 120 कर देते। कितना कर देते हैं? ये 20 रुपए 2,000, ठीक है, तो 120 रुपए कर देते हैं। अब आप बाजार में शेयर्स बेचोगे तो आपको आपका पैसा वैसे ही बढ़ के मिल जाएगा, तो कंपनी की जेब से पैसा भी नहीं गया,
आपका वैल्यू बढ़ गया। बात समझ में आ रही? तो यहां पर कैपिटल एप्रिसिएशन होता है कहां पर? इक्विटी में। लेकिन प्रेफरेंस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो अपना पैसा लेके घर चले गए, तो कैपिटल क्यों बढ़ेगा? और कैपिटल एप्रिशिएट करना मतलब कंपनी की लायबिलिटी बढ़ रही है। आप समझो, आप समझो, अगर मेरी नेटवर्थ बढ़ती है 6 करोड़ से 10 करोड़, मेरे को मजा आएगा, राइट? लेकिन उसमें मेरे चाचा का 6 करोड़ से 10 करोड़ होता है, तो मुझे तो लौटाना है चाचा को वापस। सही समझ में आ रहा है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें कल को वापस देना है पैसा, तो उनका फिक्स होता है कि तुम अपना डिविडेंड लो, मैच्योरिटी डेट पे अपनी जो अपनी तय हुआ है पेमेंट, भाई आपने 20 करोड़ रुपए दिया, 20 करोड़ वापस लो और घर जाओ। 20 लगाए तो मेरे को 20 ही मिलेंगे, बढ़ेंगे नहीं क्या? तो इक्विटी में लगाना, रिस्क लेना। तेरे को फिक्स भी चाहिए, मजा भी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। या तो ले मजा या फिर ले रिस्क। रिस्क में मजा, रिस्क में रिस्क भी है। चलो, ये क्लियर है क्या? हम कहा थे? कैपिटल एप्रिसिएशन इज ओके। खुशी तंग कर रहा है ना ये बड़ा बदमाश लड़का है। ये तो खत्म हो गया। आखिरी है टाइप्स। तो अरे मैंने कौन सा छोड़ दिया? राइट एंड बोनस इश्यू छोड़ दिया। देखो, टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल वोटिंग राइट्स, एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की आपको जरूरत वैसे नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर्स 8 तरह के होते हैं, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रीडीमेबल, इरीडीमेबल, ये अपन बात कर चुके हैं। नॉर्मल वोटिंग राइट मतलब मेरे पास एक शेयर है तो एक वोट है, दो शेयर है तो दो वोट है। लेकिन कंपनी कुछ केसेस में जब इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो बोलती है हम आपको नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं देंगे, हम आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो हमने पूछा क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस ये होगा कि आपको 10 शेयर अगर आपको खरीदने तो उस पर 70% वोटिंग राइट्स, यानी कि मैं 7 वोट दे सकता हूं। क्या मैं ऐसा शेयर खरीदूंगा? नहीं। अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। अगर कोई खरीदता है तो उसे तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का ही अधिकार मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी की ग्रोथ नाप शनाप पे यार खड्डे में गया वोट। मैंने वोट ही नहीं डालने। मैं अगर रिलायंस, मान लो आपके घर में किसी ने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं, तो क्या रिलायंस की मीटिंग में जाते हैं क्या? अपन सिर्फ प्रॉफिट्स देखते हैं। तो अगर मेरी नजर से प्रॉफिट्स पे है तो मैं ले लूंगा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स। आपको बात समझ में आ रही है? राइट? तो नॉर्मल वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जबकि यहां पर मैंने इसको रोक दिया था क्या? मैंने इसको चालू कर दिया, ओके। जबकि यहां पर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में जितने शेयर्स होते हैं उतने वोट्स नहीं होते, और ये इशू करते समय तय कर देते हैं। आपको इशू करने से पहले बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल वोटिंग राइट से आपके वोटिंग राइट्स कम कर देंगे, ऐसा नहीं होता। और वो होते हैं 8। एक आखिरी पॉइंट था, बच गया। एक आखिरी पॉइंट था जो शायद लिखने से रह गया, राइट एंड बोनस इशू, नंबर 8। राइट एंड बोनस इशू, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट्स और, या यूं कहें, ये राइट्स और बोनस इशू के लिए एलिजिबल होते हैं। कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये एलिजिबल नहीं होते हैं। कौन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब सवाल ये है राइट और बोनस इशू क्या होता है, और इसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि आज हमने बहुत, एक क्वेश्चन देख लिया आप। देखो समझना, राइट इशू मतलब क्या होता है? जब भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो सबसे पहले किसको पूछेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। बड़े ध्यान से सुनना, पहले लिख लें।
लिख चुका? यस, ओके। हमारी कंपनी ने शेयर्स इशू किए, या हमारी कंपनी ने पहली बार हम सबसे पैसा लेकर काम चालू किया, 10 करोड़ रुपए हम सबने मिलकर दिया। कंपनी एक नए प्रोजेक्ट में जाना चाहती है और 5 करोड़ रुपए और उसको चाहिए, तो 5 करोड़ की और इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना चाहती है, तो वो बाजार में इशू नहीं करेगी, क्योंकि बाजार में इशू करेगी तो बाजार के लोग भी कंपनी में आ जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। तो पहला राइट हमें है कि 5 करोड़ रुपए का और शेयर इशू करना चाहते हो, पहले हमसे पूछो। अगर हम इनकार कर देते हैं, 15 दिन का समय दिया जाता है हमें, अगर हम इनकार कर देते हैं तो आप बाजार में इसे बेच सकते हो, नए लोग को एंट्री तब दो, पहले हमें मौका दो। मैंने 6 लाख रुपए के शेयर्स खरीद रखे थे, तो कंपनी क्या बोलेगी, हम 10 करोड़ की कैपिटल पहले थी, 5 करोड़ की और कर रहे, तो 6 लाख पे मुझे 3 लाख के खरीदने का राइट है। अरे भाई, सबको आधा आधा राइट हो जाएगा ना। तो अब कंपनी मुझसे पूछेगी 3 लाख रुपए तेरे पास है क्या, मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुमने बोला देख ले 15 दिन के अंदर, अरे साहब मैं आज जवाब देता हूँ, कंपनी बोलेगी ठीक है 3 लाख रुपए बाजार में छोड़। कंपनी ने बोला कि भाई 3 लाख के शेयर, मैंने कहा अभी लो। तो फिर पहला राइट किसे होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये होते हैं राइट इशू। क्या ये क्लियर है? अगर मैंने कल इसके बारे में पूछा तो क्या आप जवाब दे पाओगे आशु? यस। सेकंड इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, सेकंड बोनस साले तेरे को ना, बोनस इशू। बोनस क्या होता है कि कंपनी फ्री में शेयर है, फ्री में क्यों देती है, मैं आपको बताता हूं। अभी अपन ने इधर बात किया था, मान लो कंपनी ने कितना रुपया कमाया, 5 करोड़, शेयर होल्डर्स कितने मान लो, शेयर होल्डर से 10 लाख, तो अगर 5 करोड़ रुपए में 5 CR में 10 लाख का को डिवाइड करें कितना आता है बताओ, कितना आता है बताओ? 5 करोड़ डिवाइड बाय 10 लाख करो, बहुत बढ़िया। 5 करोड़ डिवाइड बाय 10 लाख करो, एक लड़की कहती 2 आएगा, हे भगवान, 50 पैसा। हाँ आशुतोष कितना आएगा? 50,000। आप क्या बोलते? निकालो यार, आपके पास नोटबुक है, ये लोग कैलकुलेटर का सहारा ले रहे हैं, अंग्रेज रखने वाले लोग कैलकुलेटर से कर रहे हैं। हाँ डालो, एक जवाब आ चुका है सही, और वो है 50 रुपया। कितना? 50 रुपया आ रहा है, ओके भाई। 5 करोड़ का मतलब होता है 500 लाख। अरे हाँ, 500 लाख डिवाइड बाय 10 लाख किया आपने, तो कितना आता है? 50 रुपए। तो यार तुम क्या खतरनाक कैलकुलेटर हो यार, वाकई, मतलब अगली बावड़ी हो रखी है कैलकुलेटर में, दबाऊ क्या, बट ठीक है, होता है। मैं देख नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं। तो 50 रुपए एक शेयर पे, एक शेयर पे आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? 50 रुपए का फायदा हो रहा है। तो आपने कहा कि हमको एक शेयर पे 50 रुपए दे दो। कंपनी ने क्या कहा कि एक काम करो, हमारा एक शेयर कितने का है? आपने कहा 100 रुपए का। एक शेयर कितने का है? मान लो 100 रुपए का है, तो आपको प्लस 50 का फायदा हो रहा है। अगर ये 50 रुपए आप कंपनी से ले जाओगे तो कंपनी में पैसा ही नहीं बचेगा काम करने के लिए। तो कंपनी ने क्या कहा कि आप, आपके 2 शेयर के बदले 1 शेयर हम आपको फ्री में दे देते हैं। कोशिश करना, ये सभी को समझ नहीं आएगा। मान लो आपके पास है 10,000 शेयर्स, यस, आपको
एक शेयर पे 50 रुपए कमाई हो रही है, तो ये कितना हो गया मैं खुद बता देता हूं, क्योंकि आप फिर आपको दिक्कत आएगा। 5 लाख हुआ क्या? आपको 5 लाख रुपए की कमाई होने वाली। कितने की? 5 लाख। कंपनी ने आपसे कहा कि भैया आपका शेयर कितने का है? 100 रुपए का। आपके पास कितने शेयर है? कि सर हमारे पास 10,000 शेयर है। आपको 2 शेयर के बदले 1 शेयर मुफ्त में देते। तो आपको कितने शेयर मुफ्त में मिलेंगे? आपके पास जितने शेयर्स हैं, मान लो आपके पास 10,000 शेयर्स है, आपको आपके 2 शेयर्स के बदले 1 शेयर मुफ्त में मिलेगा। आपके पास 10,000 शेयर्स है, तो आपको कितने शेयर्स मुफ्त में मिलेंगे? 15,000। बहुत बढ़िया। आपको 5,000 शेयर्स मिलेंगे। आप कंपनी को करना क्या? एंट्री पास करके कागज आपके हाथ में दे देना है। लेकिन शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपए। यानी कि जब आप इस शेयर को बाजार में बेचोगे तो आपको कितना पैसा आ जाएगा? 5 लाख रुपए। यानी कि कंपनी क्या चाहती है कि हम आपको पैसे ना दें, हम आपको कागज दे देते हैं, बाजार में बेच के 5 लाख ले ले। तेरी जेब में 5 लाख रुपए आ गया, हमारी जेब से गया भी नहीं। तो इस तरह के शेयर्स को जो मुफ्त में इश्यू किए जाते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। राइट और बोनस दोनों किसे किए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ ऐसा नहीं होता। क्या ये समझ में आया ये 5 लाख वाला सीन आपको? आपको नहीं आया? कंफ्यूज नहीं है? आपका ध्यान कहीं और? चल चल भाग यहाँ से। कहाँ कंफ्यूजन है बताओ, इसको खत्म कर। वापस समझो, मुजरा है, बार बार होगा। देखो, आपके पास 10,000 शेयर है। कंपनी ने आपको बोला कि आपके 2 शेयर के बदले हम आपको 1 शेयर मुफ्त में देंगे। तो आपको कितने शेयर मिलेंगे? 5,000। आपको 5,000 शेयर, 10,000 तो आपके पास ऑलरेडी है ना, आपके पास टोटल 15 हो जाएंगे। लेकिन आपको मिलेगा कितना फ्री में? 5,000। अब 1 शेयर का वैल्यू 100 रुपए है, तो 5,000 का वैल्यू कितना? 5 लाख हो गया। अगर हम देखें तो डिविडेंड भी आपका 5,000 रुपए ही सॉरी 5 लाख रुपए ही बनता। तो कंपनी क्या करती? आपको या तो डिविडेंड पे कर देती, ये लो और घर जाके सो जाओ, या फिर कंपनी क्या कर रही है कि आपको डिविडेंड नहीं दे रही है, वो बोल रही है हम आपको पैसे दें, इससे अच्छा हम आपको कागज दे देते हैं फ्री में, इसे बाजार में बेचकर तुम पैसे दे लो। कंपनी का आउटफ्लो बचा, कंपनी का पैसा कंपनी के पास, और आपकी जेब में पैसा पहुंच गया क्योंकि कंपनी ने फ्री में आपको शेयर्स दे दिए। सीन समझ आ रहा है? ये पूरा गेम होता, आपको फिर नहीं आया समझ में? चल चल, हाँ चलो। तो ये आपका राइट और अब देखो ना, प्रैक्टिकली सोचो कि हमारे पास 2 रास्ते होते हैं किसी चीज को खत्म करने के लिए। हम इसको ऐसे खत्म कर सकते थे कि इसमें राइट्स और बोनस इश्यू का जो होता है, ये इक्विटी शेयर्स एलिजिबल होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एलिजिबल नहीं होता है, और बात हो जाती है खत्म। लेकिन हम उसे समझ के क्यों चल रहे हैं? ताकि आगे का भी ये टर्म यूज हो गया तो आपको कंफ्यूजन। यस। तो एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद, ब्रेक लें या खत्म कर दे? खत्म कर दे, चलो। तो हम अगला सेशन में हम लोग अब देखने वाले हैं 2 डिस्टिंग्विश, और दोनों को अच्छे से खत्म करेंगे। इन तीनों में से कोई एक छप चुका है, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, एक बार गो थ्रू करके, एक बार देख के जरूर आया करो जितना हमारा डिस्कशन होता है। मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, जो हम क्लास में 40-45 मिनट डिस्कस करते हैं ना, 10 मिनट से ज्यादा का हम डिस्कशन नहीं करते। क्लियर है क्या? चलो, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए एंजॉय करो। बाय बाय, जय श्री कृष्णा। चलो जी, चलो जी, चलो जी।